ध्यान देना आप, क्या है एंटीबॉडी। पढ़े हो जाकर के एंटीबॉडी। चलो सबसे पहला बिंदु लिखिएगा जरा एंटीबॉडी के लिए, उसके बाद आगे समझते हैं हम लोग। देखिए ये दो प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से बनी होती है। ये दो प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से बनी होती है। तनिक 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 लिखिए, पहले धैर्य रखिए, लिखिए, ठीक है। ये दो प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से बनी होती है। हो गया, दो प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से बनी होती है। अब दो प्रकार बोला जिसमें संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब बात पहले पढ़ी, तनिके में एकदम बेचैनी ले देता है तू लोग को। चले आगे, और किसी को आपत्ति है यहाँ से? नहीं ना, चलो। अब देखो बाबू क्या बोला, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बोला। अब यानी कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, इसका मतलब क्या होगा ये कोई बताएगा? एक प्रकार से मैं कह सकता हूं क्या इसको प्रोटीन, कई बार ऐसा कहा भी है ना, डीएनए से क्या बनाया था, आरएनए, फिर आरएनए ने कहीं ना कहीं कौन सी प्रक्रिया की थी, अनुवादन किया था, ट्रांसलेशन, क्या बना था वहां से, अमीनो अम्ल बना, प्रोटीन नहीं बना, क्या बना था, अमीनो अम्ल। वो अमीनो अम्ल आगे चल के बिल्कुल प्रोटीन बना था, लेकिन डायरेक्ट इतना प्रोटीन बन गया था कि पहले अमीनो अम्ल बना था। पहले डायरेक्ट प्रोटीन बनता है कि पहले अमीनो अम्ल बनता है? अमीनो अम्ल के जुड़ने के आधार पे, उनके श्रृंखला के आधार पे तब ना कहते हैं कि प्रोटीन ये इस प्रकार का प्रोटीन होता है। तो कौन सा गलत बोला बच्चा? क्या हुआ बताइए, कैसे घबरा रहे हो? अनुलेखन अलग है, अनुवादन अलग है। अनुवादन में प्रोटीन बनता है ना, तब हमने बस उसी चीज को थोड़ा सा तोड़ के बताया कि क्या बनेगा, अमीनो अम्ल बनेगा। फिर वो अमीनो अम्ल कितना जुड़ रहा है, कितनी की संख्या में जुड़ रहा है, वो आगे चल के डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोटीन बन रहा है। ठीक है, एक क्या था आपका ट्रांसक्रिप्शन, फिर क्या आया था ट्रांसलेशन, हुआ ना। तू लोग का चेहरा देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं या तो आप लोग गलत कर रहे हैं या कुछ हम गलती कहने लगे। चलो, तो क्या बना था बाबू आगे चल के, अमीनो अम्ल बना था। अब वो अमीनो अम्ल वहीं पे कहा था कि कहीं ना कहीं वो आगे चल के हार्मोन का निर्माण कर सकता है। ठीक है, एक एंटीबॉडी हो सकता है, ठीक है, एंटीजन हो सकता है, ये सारी चीजें आई थी। तो आपका यदि एंटीबॉडी है तो ये भी क्या है, प्रोटीन है। अब प्रोटीन है तो जाहिर सी बात है किससे बना होगा, अमीनो अम्ल से बना होगा। अमीनो अम्ल जब जुड़ता जाता है तो क्या बनाता है, पेप्टाइड चेन। जब बहुत सारा हो जाता है तो क्या कहते थे उसको, पॉलीपेप्टाइड कहते थे। तो वही आपने बात लिखी है क्या, कि ये जो है दो प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर के बना हुआ, दो प्रकार। ठीक है, ये रहा एक पहला प्रकार जो ऐसे बड़ा दिखाई दे रहा है ये, तो एक बड़ा इधर है और एक बड़ा इधर हो गया। अब फिर एक छोटा इधर है, एक छोटा इधर हो गया, तो कितना प्रकार हो गया, दो प्रकार का क्या मिल रहा है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला मिल रहा है। अब इस दो प्रकार के पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अगर हम बात करेंगे तो दो इसमें हैवी दिखाई दे रहे हैं, हैवी माने कि आकार में बड़े हैं। ठीक है, तो ये आपके ब्लैक वाले क्या है, आकार में देखो बड़े हैं, और ये लाल वाले क्या है, छोटे हैं। तो इसमें हम क्या दिखाते हैं कि दो हैवी हैं और दो क्या है, लो है, लाइट है। ठीक है, इनको आपके बुक में ही दिया हुआ है क्या, H2L2 करके नाम से। यानी कि जो एंटीबॉडी होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, बनावट कैसी होती है, H2L2। आगे चल के और बात करेंगे कि H5L5 भी होता है। ठीक है, H5L5 देखेंगे वो कब आएगा, फिलहाल शायद आपके बुक में है या नहीं पता नहीं हमें।
अभी अभी क्या देखा हमने, जो एंटीबॉडी होता है हमारा, ये कैसा है, प्रोटीन है एक तरीके से। कितने प्रकार के पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर के बना है, 2 प्रकार के, जिसमें से पहले प्रकार की बात करें तो क्या हो रहा है कि 2 गो हैवी मिल रहा है या 2 गो लाइट मिल रहा है, जिस कारण से हम इसको क्या कहते हैं, H2L2 कहते हैं। लिखना होगा तो लिख सकते हैं इसको, पिक्चर बनाने पे ज्यादा समय मत दीजिएगा। अच्छा हाँ, और एक चीज, पिक्चरें बनाएंगे पिक्चर बुक में ना। और एक बात देखो जरा, यहाँ पे क्या इनके बीच में बंध बना हुआ है क्या, ठीक है, कौन सा बंध है ये, याद रखिए कौन सा है ये, डाई सल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। यहां पे भी डाई सल्फाइड बॉन्ड से भी 2 सवाल आते हैं कि डाई सल्फाइड बॉन्ड जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, तो हैवी को हैवी से जोड़ रहा है और हैवी को लाइट से जोड़ रहा है। देखो हैवी को हैवी से जोड़ रहा है क्या, ये हरा वाला, ठीक है। और दूसरा देखो ये हैवी है, ये लाल वाला कौन है, लाइट है, तो हैवी को लाइट से जोड़ रहा है, हैवी को हैवी से जोड़ रहा है। तो डाई सल्फाइड बॉन्ड क्या करता है, तो एंटीबॉडी में 2 गो क्या कर रहा है कि हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन मिल रहा है, इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। एगो हैवी या एगो लाइट, इसके बीच में भी जोड़ने का काम कौन कर रहा है, डाई सल्फाइड बॉन्ड। तो डाई सल्फाइड बॉन्ड कहां पे पाया जा रहा है, तो कहां पर, एंटीबॉडी में जो उसकी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला मिल रही है, उस श्रृंखला को आपस में जोड़े रखने का काम किसका है, डाई सल्फाइड बॉन्ड का। तो डाई सल्फाइड बॉन्ड का यहाँ पे 2 कार्य है। पहला कार्य कि हैवी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को हैवी से जोड़ना, हैवी के लाइट से जोड़ना, ठीक है। खत्म करो इसको जरा फटाक से। देखो तनिके में पता नहीं कैसे घबरा जाते हो, अभी तो पूरा बाकी है, अभी तो आईजीएम बाकी। आईजीएम में क्या होगा तो लोग का, आईजीएम पूरा ऐसे गोल हो जाएगा, बड़का गो ऐसे 5 गो उंगली फैला देगा, तब क्या करोगे, अभी तो खाली 1 उंगली फैलाया है। चलो देखो फिर से सुनो, ध्यान से सुनो। ये हो गया क्या हमारा एक एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी के अंदर क्या क्या चीजें मिल रही है देखो जरा। तो हमने कहा कि ये जो है बच्चा क्या है, प्रोटीन है। अब प्रोटीन जो होता है कब कहलाता है प्रोटीन, तो प्रोटीन बना होता है किसका, पॉलीपेप्टाइड का। अब जानते हो समस्या कहां पर आती है कि हमने यहां कह दिया प्रोटीन, प्रोटीन तक तो बात समझ में पल्ले पड़ गई, जैसे ही कहा पॉलीपेप्टाइड, तो पॉलीपेप्टाइड के बारे में जानबे नहीं करते हो तो कहां से आगे समझ में आएगा, मैटर तो यहां कर जाता है। तो मैटर आज के क्लास में नहीं है, पीछे के क्लास से, समझे ना, ये दिक्कत हो जाता है। तो पीछे का क्लास रिकवर करोगे तब ना आज का क्लास समझ में आएगा। काहे माने सोचो कि फर्स्ट ईयर को सेकंड ईयर क्यों नहीं पढ़ाया जाता, सेकंड ईयर को फर्स्ट ईयर क्यों नहीं पढ़ाया जाता, रीजन है कि उसको आगे बढ़ा दिया गया। धीरे धीरे वो सीक्वेंस को पढ़ पढ़ के कहां चला गया, आगे चला गया। तब अरे तनी फर्स्ट ईयर वाले को घुसा दो तो नहीं एकरा में तक हाल होगा ऊपर, जैसे अभी तू लोग हो ना वैसा उन लोग का भी हाल हो जाएगा। चलो क्या बोला कि ये जो है पॉलीपेप्टाइड क्या है, एक चेन है, एक श्रृंखला है। फिर बात है कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला क्या है, तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला तब बनती है कि जब बहुत सारे अमीनो अम्ल एक ही श्रृंखला में जुड़ते चले जाते हैं। कोई जरूरी नहीं कि सीधा ही जुड़ेगा, आधा टेढ़ा कैसे भी जुड़ सकता है। ये लो जुड़ गया ये, ठीक। तो ये तो कह दिया हमने पॉलीपेप्टाइड। अब पॉलीपेप्टाइड जो होता है ये बना होता है बच्चा पेप्टाइड से। अब ये पेप्टाइड क्या है, तो 2 गो अमीनो अम्ल के बीच में जो ये बंध मिल रहा है, इस बंध को नाम दिया जाता है का, पेप्टाइड बंध। तो यहां से ना कहानी उठ के यहां तक पहुंची है, ठीक है। तो सीधा फिर से सुनो जरा कि 2 गो अमीनो अम्ल है, लिख भी देते हैं भाई लोग, अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल। तो जब 2 गो अमीनो अम्ल की बात कर रहे हैं तो 2 गो अमीनो अम्ल को जोड़ने के लिए एक बंध आता है जिसका नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। इस पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा है 2 गो अमीनो अम्ल। ऐसा ही करके बहुत सारा पेप्टाइड बॉन्ड, देखो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड, देखो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड, यहाँ पे चारों तरफ क्या दिखा रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो जब बहुत सारा पेप्टाइड बॉन्ड जुड़ गया तो पॉली माने क्या होता है, बहुत, ठीक है। यहाँ पे केवल एक था पेप्टाइड बॉन्ड, ऐसे ऊपर का हो गया, बहुत सारा हो गया यहाँ पे, तो अब इस श्रृंखला को नाम दिया जाता है क्या, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। यही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला आगे चल के किसका निर्माण करती है, प्रोटीन का। अभी क्या बोला कि जो एंटीबॉडी है एक प्रकार का है, प्रोटीन है। तो प्रोटीन है तो कहीं ना कहीं किससे बना होगा, पॉलीपेप्टाइड से। वो पॉलीपेप्टाइड किससे बना होगा, पेप्टाइड बॉन्ड से। ये पेप्टाइड बॉन्ड किसके किसके बीच में होगा, अमीनो अम्ल के बीच में होगा। यही कहानी है। चल फिर कहा कि ये जो पॉलीपेप्टाइड है कितने प्रकार के हैं, यहाँ पे 2 प्रकार के, ठीक है। अब 2 प्रकार जो है इसमें से अगर हम बात करें तो क्या हो रहा है, देखो तो 2 गो इसमें छोटा दिखाई दे रहा है का, तो 2 गो छोटा है उसको हमने बोला है लाइट, ठीक है, यानी कि हल्का है।
छोटा है ये, तो छोटा की संख्या कितनी है 2, तो छोटा के लिए वर्ड यूज करते हैं क्या एल। एल संख्या कितनी है 1 और 1 2, क्या बोलेंगे इसको L2। बड़ा वाला कितना है देखो जरा, बड़ा कह दिया जो आकार में बड़ा है, बड़े के लिए हमने क्या यूज किया हैवी। अब हैवी कितने हैं 2, H ये भी कितने हो गए 2, तो इनकी प्रकृति कैसे दिख रही है आपको H2L2, यही बात तो बोली है अभी होना समझ में आया, आ गया। ये क्या था आपका एक छोटा सा मॉडल कह सकते हो किसका एंटीबॉडी का। अभी कितने हैं आपके पास 5, पांचों को देखते हैं। तैयार हो, ये एक नॉर्मल सा था, किसी का नाम ही नहीं लिखा हमने कि ये कौन सा IgA है कि IgG है कि क्या है, इसका कुछ नाम नहीं लिखा। ये एक ऐसा नॉर्मल सा लक्षण बताया है जो कहीं ना कहीं सब में होगा। अच्छा इसको ना एक और चीज कहते हैं, इसको एक यूनिट कहा जाता है, एक यूनिट या एक इकाई। किसकी एक इकाई है ये एंटीबॉडी की एक इकाई है। अब आगे चल के यदि एक से अधिक इकाइयां भी जुड़ जाती हैं तब भी क्या बनता है आपका एंटीबॉडी ही बनता है। मिटाए सबसे पहले हम 3 को लेके चलते हैं, IgD और IgE ले लो और IgG ले लो, हाँ IgG ठीक है, IgG देख ठीक है। चल इन तीनों को यदि हम लेके चल रहे हैं, इन तीनों का यदि पिक्चर देखना चाहोगे तो देखो ये पिक्चर ऐसा दिखाई दे जैसा अभी बनाया था ना। ठीक, कौन कौन अगर याद रखना है तो शॉर्टकट सा तरीका याद रखना डेग, ठीक है। इसके बाद जो आएगा उसको याद रखना माँ, ठीक है। तीनों को एक साथ याद रखना तो डेगमा, जैसे याद रखना याद रख लीजिए, कुछ बातें यहाँ पे समझनी है, ठीक है। तो तीनों को याद रखिए DEG डेग, ठीक है, नॉर्मल डेग। लो भाई डेग बढ़ाते रहो अपना, है ना, ठीक। तो डेग जो है यानी कि IgD, IgE और IgG ये तीनों के तीनों इस प्रकृति के होते हैं। यानी कि यहां पर क्या मिल रहा है तो 2 प्रकार का क्या मिल रहा है पॉलीपेप्टाइड। कौन है ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है। किसका श्रृंखला है बच्चा अमीनो अम्ल का श्रृंखला। पहला चीज क्लियर हुआ, ठीक है। अब दूसरा ये IgD, IgE और IgG के बारे में कोई बताएगा क्या कुछ भी जो जानते हो एक्स्ट्रा। अरे वाह रे वाह बहुत खूब, इसको नाम दिया जाता है बच्चा डेल्टा, बहुत अच्छा। और गामा, इसको एम हटा देते हैं अभी फिलहाल, यहाँ पे काम नहीं है इसका। जी का मतलब होता है गामा और ये ई का मतलब एप्सिलॉन, वेरी गुड। बस यही पे रहना एप्सिलॉन। देखो एक एक करके बताते जाते हैं। इन तीनों का पिक्चर ऐसा ही होगा, यानी कि तीनों के तीनों बने होंगे किससे 2 प्रकार के पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से बने होंगे। यानी कि इन तीनों के लिए हम एक ही वर्ड यूज कर सकते हैं क्या H2L2, ठीक है। तीनों के बारे में एक बार में पता चल गया कि IgD, IgE और IgG ये तीनों के तीनों ऐसे हैं जिनको नाम दिया जाएगा क्या H2L2, यानी कि 2 हेवी चेन होगा और 2 लाइट चेन होगा। इन दोनों के हेवी और लाइट को जोड़ने की अगर बात करें तो कौन जोड़ेगा डाइसल्फाइड बॉन्ड जोड़ेगा। किसको किससे जोड़ेगा हेवी को हेवी से हेवी को, इन तीनों का तीनों तो सेम ही हो गया, ठीक है, इसलिए तीनों को एक साथ लेके चले। और इसके बारे में क्या तो ये डी का मतलब होता है डेल्टा, याद रखना चाहो तो रख लेना, आपके इंटर में कहीं गलती से भी नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। ऊपर का एग्जाम में जाओगे कहीं नीट वगैरह में तो वहां जरूर आपसे पूछ सकता है ये, ठीक। तो डी का मतलब हो गया डेल्टा, ई का मतलब हो गया क्या एप्सिलॉन और जी का मतलब हो गया क्या गामा, ठीक है। और ये कहां गया ये रहा IgE। IgE के बारे में याद रख लेना, ये काम करता है बच्चा एलर्जी में, यानी कि जब भी आपको किसी चीज से एलर्जी होती है तो एलर्जी के प्रति हमारा शरीर क्या करता है एक अनुक्रिया देता है। अनुक्रिया मतलब या कोई प्रतिक्रिया,
जैसे हमको किसी चीज से एलर्जी, अगर परफ्यूम से एलर्जी है, परफ्यूम जैसे ही कोई मारेगा हम वहां पे छींकना चालू कर देंगे। तो छींकना चालू कर देंगे तो क्या हम अनुक्रिया दे रहे हैं क्या उस क्रिया के प्रति? हम अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो वो प्रतिक्रिया लाने वाला, करवाने वाला आपसे कौन है? IgE। तो याद रखिएगा कि IgE कहां मदद करता है, क्या काम करता है? तो एलर्जिक रिस्पॉन्स कराता है आपसे, ठीक है। किसी एलर्जी में जो आप प्रतिक्रिया देते हो तो वो प्रतिक्रिया दिलवाने वाला कौन है? आपका एक प्रतिरक्षी। और प्रतिरक्षी कौन है? IgE। उसकी प्रकृति कैसी है? 2 प्रकार के पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर के बना हुआ है और दोनों को नाम दिया जाएगा क्या? H2L2। काम खत्म, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। दूसरा अगर बात करें इसके बारे में और ये रहा IgG। तो IgG जो है ये मिलता है हमको अपने माँ से भी मिलता है, ऐसा कहो। हम बनाते भी हैं अपने अंदर, और हम कब थे? जैसे आप भ्रूणीय अवस्था में थे कभी, तो भ्रूणीय अवस्था में कहां थे? माँ के गर्भ में थे। तो माँ के गर्भ में जब हम भ्रूणीय अवस्था में थे तो क्या किसी अपरा नाम की संरचना से जुड़े हुए थे क्या? उस अपरा के माध्यम से, कहां गया ये अपरा को क्या बोलते? प्लेसेंटा। तो इस प्लेसेंटा के माध्यम से, अपरा के माध्यम से हमारे मां से हम तक पहुंचा था। कौन पहुंचा था? IgG, ठीक है। अब IgG क्यों जा रहा है आपके अंदर? सोचो जरा कि अभी हम गर्भावस्था में हैं, अभी हमारा शरीर विकास नहीं किया है, लेकिन क्या प्रतिजनों से आघात हो सकता है क्या? हम मां के गर्भ में है, लेकिन क्या प्रतिजन हमको नुकसान पहुंचा सकता है क्या? बिल्कुल पहुंचा सकता है। क्यों? क्योंकि माँ जो खान पान कर रही है उसी खान पान से तो हमारा भी पोषण चल रहा है ना उस पेट में, ठीक है। यानी कि माँ ने गलती से यदि प्रतिजन का सेवन किया तो क्या वो प्रतिजन हम तक पहुंच जाएगा क्या? पहुंच जाएगा। उससे बचाने वाला कोई होना चाहिए हमें, तो बचाने वाला उस समय कौन होता है बच्चा? IgG होता है, ठीक है। याद रखिएगा IgG जो है कहीं ना कहीं मां से भ्रूणीय अवस्था में उस शिशु को जाता है जो गर्भस्थ होता है, यानी कि उस समय गर्भ में पल रहा होता है। डन। चल इन तीनों को फटाक से खत्म करो, हो गया ये, ठीक है। अभी रह गया ना, मां रह गया, अभी मां रह गई है, IgM रह गया और IgA रह गया। अभी नहीं बताना है, अभी कतई नहीं बताना है। सस्पेंस को सस्पेंस रहने दीजिए, सवाल रहने दीजिए तो ज्यादा बढ़िया। चलो अब इसके बाद देखते हैं IgA को, पहले देखते हैं IgA। अब IgA के बारे में पहले ही आपको एक बिंदु बता दें, तो ये कहां से आता है? कोलेस्ट्रम से आता है। कोलेस्ट्रम को हिंदी में क्या कहते हैं? खीस। खीस जो गाढ़ा और पीला रंग का माँ का दूध होता है, जो सबसे पहला दुग्ध आता है माँ के शरीर से, वो कहीं ना कहीं गाढ़ा होता है, पीले रंग का होता है, उसी को कहा जाता है का कोलेस्ट्रम कहा जाता है, या हिंदी में कहते हैं खीस। ये बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं पोषण युक्त होता है, ठीक है। और ये भी बताया था आपको कहीं ना कहीं जनरल वाले चैप्टर में कि पहले की महिलाएं इसको खराब दुग्ध समझती थी और इसको अपने स्तन ग्रंथियों से बाहर निकाल देती थी, जिससे क्या होता था कि उनके बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाया करते थे। कुपोषण यानी समझते हो? जिस बच्चे को बराबर पोषण नहीं मिला उसका शरीर कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? वीक पड़ जाएगा। ऐसी स्थिति में उस बच्चे को क्या कुपोषण का शिकार कहते हैं, ठीक। तो वो बच्चा काफी ज्यादा कमजोर हो जाता था, उस बच्चे की हड्डियां कमजोर हो जाती थी, जबकि इन सब को पूर्ति करने वाला कौन है बच्चा? कोलेस्ट्रम। इसीलिए कभी भी अगर ऐसा सीन आए तो आप सामने वाले को जरूर बताइएगा, समझाइएगा कि ये कोलेस्ट्रम आपके बच्चे के लिए क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या मिल रहा है? प्रोटीन मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है, जो उस बच्चे के शरीर को वृद्धि करने में मदद करेगा, उसकी हड्डियों को मजबूत करने में मदद करेगा, उसका मानसिक विकास करने में मदद करेगा, उसका साथ ही साथ उसमें क्या मिल रहा है? IgA मिल रहा है, क्योंकि आपके बच्चे के शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र संभालने का काम करेगा। क्योंकि आपके बच्चे का शरीर अभी प्रतिरक्षी नहीं बना रहा है, तो नहीं बना रहा है तो मां से कौन आ रहा है? IgA। तो आने दीजिए ना, उस बच्चे में जाने दीजिए ना, बात समझे? वो बच्चे में नहीं जाएगा तो बच्चा क्या हो जाएगा? ग्रसित हो जाएगा कि नहीं किसी ना किसी प्रतिजन से, ठीक है। तो पहला बिंदु क्या? जो IgA होता है ये मां के दुग्ध से हम तक सर्वप्रथम यही पहुंचता है, ठीक है। और उससे पहले कौन पहुंच रहा था? IgG। तो उस समय क्या थे? गर्भावस्था में थे। पहला बिंदु क्लियर हुआ इसके बारे में। अब दूसरा, इसकी अगर मैं संरचना की बात करूं, देखना जरा, संरचना खुद ब खुद पहचान जाओगे इसको। ये एक एंटीबॉडी हो गया, ठीक है।
आपका हो गया एंटीबॉडी, 2 हो गया। यानी कि इससे पहले हमने जो डेग देखा था, ठीक है, यानी कि जो 3 एंटीबॉडी देखी है उसमें कैसा था, 1 इकाई मिल रही थी। अभी इससे पहले फर्स्ट वाला जो बताया था उसमें क्या बोला था कि इस एक वाले को क्या कहते हैं, 1 इकाई कहते हैं। याद रखना जो IgA होता है बच्चा, दूसरा बिंदु इसका याद रखिएगा, ये बना होता है 2 इकाई से, ठीक है। 1 इकाई ये रही और 1 इकाई ये नीचे वाली। दोनों इकाइयों को जोड़ा जाता है, अगर याद रखो तो रख लेना कि यहां पर जे नाम की कहीं ना कहीं बॉन्डिंग होती है, जे बॉन्डिंग। छोड़ो ये सब, रहने दो, सीधा साधा कुछ मत करो इसके बारे में, छोड़ दो। सीधा सीधा क्या कि जो आपका IgA है ये कहीं ना कहीं आपके 2 प्रतिरक्षी मिलकर के इसको बना रहे होते हैं, यानी कि प्रतिरक्षी की कितनी इकाइयां होती हैं, 2, ठीक है। अब इसमें जरा सोच के देखो तो, अभी कुछ देर के लिए इसमें गैप कर दो, H और L, ऊपर वाले में कितने हैवी हैं, नीचे वाले, ऊपर वाले में कितने लो हैं, 2 ही हैं। नीचे वाले में आ जाओ जरा, नीचे वाले में कितने, 2 हैं, मतलब हैवी कितने हैं, लो कितने हैं, 2। या तो इस प्रकार से लिख दो, ठीक है, या तो इसका एक और कॉमन तरीका है, 2 ऐसे बाहर कर दो, H2L2 हो जाएगा। यानी कि IgA की जो प्रकृति होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, 2 अंडर ब्रैकेट क्या होता है आपका H2L2, यानी कि ये दोगुना है। इसमें कितनी इकाइयां दिख रही हैं, 2 इकाइयां। तो IgA जो होता है ये प्रतिरक्षी की 2 इकाइयों से मिलकर के बना होता है, यानी कि कुल मिला जुला कर इसमें 4 गो हैवी या 4 गो लो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। डन। उसके बाद ये कहां से मिल रहा है हमें, सर्वप्रथम हमारे शरीर में बनने से पहले मां के दुग्ध से मिलता है, जिसको कोलेस्ट्रम या खीस कहते हैं। खत्म। और IgM का मतलब होता है मैक्रो। मैक्रो माने क्या होता है, बड़ा। तो सबसे बड़ा यदि श्रृंखला में कहें तो यही है आपका। इसकी प्रकृति में सीधा सीधा पहले लिख देता हूं, 5 अंडर ब्रैकेट H2L2, यानी आपको यहीं से समझ में आ गया होगा कितने ये 5 इकाइयों से मिलकर के बना होगा ये, ठीक है। अब इसको बनाना थोड़ा सा कठिन होगा लेकिन प्रयास करते हैं। दिख रहा है ये कुछ इस तरीके से जुड़ा होता है, कौन आपका IgM, यानी कि IgM जो है ये 5 इकाइयों से मिलकर के बना होता है प्रतिरक्षी का। और इसकी प्रकृति कैसी होती है, 5 अंडर ब्रैकेट H2 और L2, यानी कि इसमें हैवी चेन कितने हैं, 5, ठीक है, और लो चेन भी कितने हैं, 5। प्रतिरक्षा अनुक्रिया, इम्यून रिस्पॉन्स, प्रतिरक्षा अनुक्रिया, प्रतिरक्षा अनुक्रिया, इम्यून रिस्पॉन्स। अब इसका मतलब क्या है वो पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे समझते हैं इसके प्रकार। देखिए
क्या हमारे अंदर हमारा इम्यून सिस्टम है? ठीक है। अब क्या कभी भी प्रतिजन यदि हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है तो क्या हमारा इम्यून सिस्टम उसके प्रति अनुक्रिया देगा, प्रतिक्रिया देगा या नहीं देगा? ठीक है। तो किस प्रकार से देगा, कहां पर देगा, तो क्या कहेंगे, उसी चीज को मिलाकर के क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिरक्षा अनुक्रिया। यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र के संपर्क में यदि कोई भी प्रतिजन प्रवेश करता है, प्रतिजन का मतलब क्या था? वो सभी की सभी बाह्य वस्तुएं, बाह्य चीजें जो हमारे शरीर में पहले से उपस्थित नहीं है, वो सभी की सभी क्या कहलाएंगी? प्रतिजन। यदि वो गलती से भी हमारे संपर्क में आया ना तो क्या कहलाएगा? प्रतिजन। और उसके लिए तुरंत हमारा एक्टिव हो जाएगा कौन? इम्यून सिस्टम, और तुरंत प्रतिक्रिया देना चालू कर देगा। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिरक्षा अनुक्रिया, इम्यून रिस्पॉन्स। ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला लिखिएगा जल्दी। सबसे पहला तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया। पहला तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया। तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया। देखिए समझिए, अभी अभी हमने ऊपर भी लिख रखा है क्या? प्रतिरक्षा अनुक्रिया। इसका मतलब तो समझ में आ गया कि भाई यदि कभी भी कोई भी प्रतिजन यदि हमारे संपर्क में आएगा, किसके संपर्क में? हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के संपर्क में, तो तुरंत ही क्या करेगा? अनुक्रिया देगा। उसी को क्या कहेंगे हम लोग? प्रतिरक्षा अनुक्रिया। लेकिन इसके साथ लग गया क्या? तरल। अब हमारे तरल कौन से है भाई? रक्त। ठीक है, रक्त और लस्सी का। चलो, अब यदि हमारे तरल के संपर्क में कोई प्रतिजन आ रहा है तो कौन अनुक्रिया देगा? तनिक याद करो तो। आपके पास दो प्रकार के लस्सी अणु हैं। अरे बाबू, लिम्फोसाइट की बात कर रहे हैं कि लस्सी अणु कितने प्रकार के हमारे पास? दो। सबसे पहला बी लिम्फोसाइट है, यानी कि बी लस्सी अणु है, और दूसरा कौन है हमारे पास? टी लस्सी अणु। ठीक है। अब इन दोनों की यदि बात करें तो कौन कहां है? तो याद रखना, बी लिम्फोसाइट कहां है? हमारे तरल में है। याद रखिएगा कि बी लिम्फोसाइट हमारे तरल में है। काहे तरल में है? तनिक सोच के देखो, ये होगा कहां पे? बी लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में सारे के सारे तरल वाले कौन है कि नहीं है? ठीक है। तो उनके साथ निकल कर ये भी चला जाता है कौन? बी लिम्फोसाइट। यानी कि बी लिम्फोसाइट हमारे रक्त में घूम रहा होता है। ठीक है। और टी लिम्फोसाइट कहां पे मिलेगा? थाइमस में। यानी कि एक स्पेशल ऑर्गन में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ठीक है। तो ये कहां है? किसी ना किसी अंग में व्यवस्थित है। ये किसी अंग में जाकर के स्थिर हो गया है और ये हमारे रक्त के साथ घूम रहा है। अब सोच के देखो थोड़ा सा कि यदि हमारे तरल के साथ, हमारे रक्त के साथ, या फिर हमारे कहीं ना कहीं तरल में दो हैं, लसिका है, लसिका के साथ और कौन है आपका? रक्त। इस तरल के साथ यदि कोई प्रतिजन आ करके जुड़ रहा है, प्रवेश कर रहा है हमारे तरल में, तो कौन रिस्पॉन्ड करेगा यहाँ पर? बी लिम्फोसाइट की टी लिम्फोसाइट? बी लिम्फोसाइट। ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे? इसको हम तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया। लिखिए इसके बारे में फटाक से। कोशिका मध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया। दूसरा, कोशिका मध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया। ये एक दूसरा तरीका है जब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है, कहीं ना कहीं अनुक्रिया देगा। किसके खिलाफ अनुक्रिया देगा बच्चा? प्रतिजन के खिलाफ अनुक्रिया देगा। अच्छा, कितने लोग ऐसा सुने हो हार्ट ट्रांसप्लांट? सुने? ठीक है। अब सोचो कि आप ना कुछ समय के लिए, जो जानते होंगे तनिक शांत रहिएगा, और जो नहीं जानते होंगे वो एकदम उछड़िएगा, अपना जवाब दीजिएगा। आज हम सवाल पूछ रहे हैं, हो सकता है शायद एक आध दो लोग जानते हो, जो पढ़े हो तो जानते होंगे, तो फनफनाइएगा मत। ठीक है। सुनो, मान लिया जाए कुछ समय के लिए एकदम बढ़िया वाला एमबीबीएस डॉक्टर बन गया तो लोग। ठीक है। अब कोई आया पेशेंट, उसको क्या कराना? हार्ट का ट्रांसप्लांट कराना, यानी कि उसको अपनी हार्ट की सर्जरी करानी है, उसका अपना खुद का हार्ट निकलवाना है और क्या करना है? दूसरा हार्ट लगाना है। आपने भी बहुत मोटा रकम मांगा, बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। आपके पास पहले से हार्ट पड़ा हुआ, एकदम हेल्दी हार्ट, यानी कि एकदम स्वस्थ हार्ट आपने रखा हुआ, हृदय रखा हुआ एकदम स्वस्थ। ठीक। अब आपने क्या करना है? पेशेंट को सुलाना है, बेहोश करना है। उसका क्या करना? हार्ट निकालोगे, हृदय निकालोगे, निकाल के रख दिया साइड में, दूसरा वाला हार्ट लगा देंगे।
पेशेंट जिंदा हो जाएगा? अरे ठहर जाओ, मैंने बोला पहले कि अगर किसी को जानकारी है तो एक शांत रहिएगा। अब बच्चा ये फैन है, अब फैन अगर बंद है, इसका कंडेंसर अगर खराब है तो कंडेंसर बदल देंगे तो फैन चालू हो जाएगा ना। तो वैसे अगर हॉट किसी का खराब है तो उसको सुलाए, हॉट उसका निकाले, नया हॉट डाल दिए तो उसका बॉडी स्टार्ट नहीं होगा? 1 मिनट नहीं वाले कृपया शांत रहेंगे। अब बाकी जिनको लगता है ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ बोल दूंगा, ठीक है, बस आपकी थिंकिंग जरा सोचनी है। इतना कुछ पढ़ करके आ गए, जिनको लगता है कि आपका पेशेंट जिंदा हो जाएगा, ये कोई नहीं है। अच्छा, किसको इसके बारे में जानकारी है, जरा हाथ उठाइए। अगर आपने कहा कि पेशेंट मर जाएगा तो काहे मर जाएगा इसकी जानकारी है? ठीक है, वो लोग जरा शांत रहिए। बाकी पीछे बउआ, तू लोग का पेशेंट जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? मर जाएगा। अच्छा, जो मर जाएगा वो तो शांत रहो। जिनका पेशेंट जिंदा रहेगा कोई है? सब बढ़िया वाला डॉक्टर बनाए जी इसमें। गोवर्धन, तुम्हारा पेशेंट बच जाएगा कि मर जाएगा कि जिंदा रहेगा? मर जाएगा। तू बताओ काहे मरेगा तुम्हारा पेशेंट? भेड़ वाला हाल है। खड़ा हो जा, बताओ काहे तुम्हारा पेशेंट मर जाएगा? अपने आप पे भरोसा नहीं, अच्छा वाला डॉक्टर नहीं बनेगा तुम? बोलो काहे मरेगा तुम्हारा पेशेंट? काम तो सब कुछ सही किया, 10 साल के एक्सपीरियंस वाले हो, हाथ एकदम साफ सफाई में है, यानी कि हाथ बहुत अच्छा साफ है तुम्हारा, तुमने उसका हार्ट निकाला, नया हार्ट लगा दिया, काहे मरेगा? मर गया तो कह दिया ना। और हाँ सर आप बताइए जरा। आप ही की बात कर रहे हैं, खड़े जाइए, पीछे ना देखे बाबू। हाँ बताओ, तुम्हारा पेशेंट का जिंदा रहेगा कि मरेगा? अरे खड़ा तो हो जा पहले, कि खड़ा होने में भी शर्म आ रही है। यहाँ पे 1 घंटा हम खड़े रहते, नहीं समझ में आता है। और पीछे किसी का पेशेंट जिंदा है जी? सबका मर गया है? एक आध 2 मरने वाला को खड़ा किए, कुछ जवाब ही नहीं मालूम है। आपस में डिस्कशन चल रहा है, तो बताओ तो बचिए, पता है यही सवाल हमसे भी किया गया था। बैठो, हम जो अपने इंस्टीट्यूट में, तो हम तो बस अपने आप को बचाने की सर हम बढ़िया वाला डॉक्टर नहीं बने क्योंकि जवाब मालूम ही नहीं था हमको ना। अपने आप को बचाने में सर उतना बढ़िया वाला डॉक्टर नहीं बने, गलती हो गया, मर गया पेशेंट, काम खत्म। अब बताओ मरा क्यों? 1 मिनट, सब एक साथ कहोगे, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। गुनगुन बता दो बाबू, आपका पेशेंट मरा क्यों? आपकी कोई गलती थी? एंटीबॉडी था, एंटीजन था, बैठिए। सही है, बार बार अभी तक यही चल रहा है कि शरीर से बाहर यदि कोई चीज है उसको अंदर लाएंगे तो हमारी कोशिकाएं, हमारे अंग, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र उसको क्या समझेंगे? प्रतिजन। यदि किसी दूसरे का हार्ट ला करके लगाओगे अपने पेशेंट को ना, तो लगाने से पहले क्या किया जाएगा? उसके प्रतिरक्षा तंत्र को किया जाएगा शांत। यानी कि एकदम जैसे आपको बेहोश कर दिया ना, वैसे ही उसके प्रतिरक्षा तंत्र को भी क्या करना पड़ता है? बेहोश करना पड़ता है, शांत करना पड़ता है। क्या है कि अगर आप कुछ समय के लिए सो गए हो, आपको एनेस्थेसिया दे दिया, एनेस्थेसिया मतलब एक इंजेक्शन होता है जो बेहोशी के लिए होता है, ठीक है, तो आपको एनेस्थेसिया दे दिया, आप बेहोश है, ठीक है, आप अपनी क्रियाकलाप नहीं कर रहे, लेकिन आपके शरीर के अंदर आपकी कोशिकाएं क्या है? क्रियाकलापों में है। आपके प्रतिरक्षा तंत्र क्या है? क्रियाकलापों में है। जैसे ही आपका हार्ट निकाला जाएगा तो निकाला, बोला कोई बात ना, निकाल ले भाई, ऐसा खराब पड़ा है हमारे अंदर ना, आज जैसे डालोगे बोला वो ला दिया प्रतिजन, दे दनादन उसी को मार के खत्म कर दे। यानी कि आपका प्रतिरक्षा तंत्र उस नए वाले हृदय को कुछ नहीं समझेगा, सीधा एक ही चीज समझेगा, प्रतिजन। तो पेशेंट मरेगा कि जिंदा रहेगा? मर जाएगा। उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? निष्क्रिय करना पड़ेगा। किसको निष्क्रिय करना पड़ेगा? प्रतिरक्षा तंत्र को। और हमारे एक एक कोशिका के अंदर देखो जरा, यहाँ पे पढ़ो, कोशिका मध्य प्रतिरक्षा अनुक्रिया, यानी कि भाई कोशिका के अंदर उसके मध्य में कहीं ना कहीं क्या बैठा हुआ है? हमारा प्रतिरक्षा तंत्र। तुरंत क्या करेगा? अनुक्रिया दिखा देगा, ठीक, यानी कि ये कहीं ना कहीं अंगों से संबंधित है। अंग भी क्या करते हैं? हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। जैसे ही कोई प्रतिजन आएगा उसके खिलाफ क्या करेगा? ये अनुक्रिया दिखा देगा। तो कैसे बचाएंगे अपने पेशेंट को? मिटा दें क्या ये वाला? जैसे ही कहीं पर बात आती है क्या? ट्रांसप्लांट की,
यानी कि किसी ना किसी अंग के प्रत्यारोपण की बात आती है। प्रत्यारोपण मतलब क्या होता है? दोबारा किसी अंग को निकाल करके लगाना। उस स्थिति में ट्रांसप्लांट, प्रत्यारोपण, या फिर इसको स्थानांतरण भी कह सकते हो, स्थानांतरण। आइए समझिएगा जरा, स्थानांतरण या प्रत्यारोपण करते हैं तो क्या करते हैं? एक टॉक्सिक का या फिर एक इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, एक रसायन का इस्तेमाल किया जाता है। उस रसायन का नाम है साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है। इसी का इंजेक्शन दिया जाता है। एक प्रकार का, जानते हो क्या है? संदमक है, सस्प्रेसर कहते हैं इसको। ठीक है, तो जैसे ही दिया जाएगा उस पेशेंट को, कौन? साइक्लोस्पोरिन ए, उसका प्रतिरक्षा तंत्र हो जाएगा शांत। शांत होने के बाद अब आपको जो करना है उसके अंदर कर लीजिए, फिर आप ऑपरेशन करके खत्म कर लीजिएगा। उसका जो भी अंग बदलना है बदल लीजिएगा, फिर उसको कभी नुकसान उसका नहीं पहुंचाएगा। जब वो जगेगा तो उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो अभी तक संदमक था, यानी कि शांत था, संदमित था। क्या ये संदमक वर्ड पहले भी आया है क्या? कुछ दिन पहले आया था संदमक, याद करो जरा, कहां पे पढ़े थे? लैक ऑफ में आया था संदमक ना। तो क्या कर रहा था? शांत कर दे रहा था, रोक दे रहा था कुछ समय के लिए कार्य को। ठीक उसी प्रकार से कौन काम करता है? आपका साइक्लोस्पोरिन ए। और ये पता है एक कवक से तैयार किया जाता है, ठीक है। कौन सा कवक है? देखो इतना बढ़िया कवक है ना, इतना बढ़िया कवक दिख रहा है। इस साइक्लोस्पोरिन ए, इस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है कहां पर? अंगों के स्थानांतरण करते समय। और ये प्राप्त किया जाता है एक कवक से। और कवक भाई साहब कौन है? तनिक खोज के आइएगा। हो सकता है कि पहले से पता भी हो, आपको रखे रहिए अपने पास। जिनको पता नहीं है वो खोजने का प्रयास करिएगा कि ये कौन से कवक से प्राप्त किया गया, ठीक है।